Hello guys, Jai Hind everyone. Welcome to ICG Journey channel. तो गाइज लास्ट टाइम हमने सीजी कैट का जो फिजिक्स का सिलेबस है उसका पार्ट 1 किया था और ये सेकंड पार्ट है। और इसके बाद जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस है उसके सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 15 से 16 क्वेश्चन है लेकिन हम सारे टॉपिक उसमें कवर करेंगे। So let's start the video. So first one is SI unit of heat is joules, horsepower, kilowatt और calories. तो हीट की क्या होती है गाइस? एसआई यूनिट क्या होती है हीट की? हीट, वर्क और एनर्जी, ये तीनों की एसआई यूनिट सेम होती हैं, वो होती है जूल्स, ठीक है। और हो जो हॉर्स पावर है वो यूनिट होती है हमारी पावर की, ठीक है। और सेम होता है किलोवाट, जो हमारा वॉट रहता है वो भी हमारी पावर की यूनिट होती है। जो कैलोरी है, कैलोरी हमारी सीजीएस यूनिट होती है, ठीक है। किसकी होती है? वो हीट की होती है, हीट की होती है, किसी भी टाइप की एनर्जी, हीट एनर्जी, तो इसकी होती है कैलोरी सीजीएस यूनिट। और एसआई यूनिट अगर हम लोग बोलें तो होती है जूल्स, ठीक है। और थोड़ी एसआई यूनिट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? होती है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज एंगस्ट्रॉम। और लास्ट टाइम हमने इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी और कैंडेला, लक्स और ल्यूमेन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक है। वो 3 यूनिट हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जो प्लैनेट्स का जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो किस यूनिट में करते हैं? वो होती है लाइट ईयर्स, ठीक है। LY, लाइट ईयर्स। फिर हमारी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, ठीक है। WEBER, वेबर। और मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, उसकी हमारी यूनिट होती है हेनरी, ठीक है। ये दो में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो कोई एक चीज याद रखो, दूसरी अपने आप याद आ जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। जो हमारे जैसे कैपेसिटर होते हैं उनकी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की यूनिट वो होती है हमारी फैरेड, FARAD, फैरेड, ठीक है। और बाकी तो बहुत जनरल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल करंट की होती है टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट की क्या होती है? एम्पेयर होती है, ठीक है। टेम्परेचर की क्या होती है? SI यूनिट केल्विन होती है, ठीक है। तो ये वो बाकी सब बहुत कॉमन हो जाती है। फिर एंगल की होती है, जैसे रेडियन होती है। तो SI यूनिट एक क्वेश्चन आ जाता है SI यूनिट से, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज 27 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट? 27 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट क्या है? तो गाइस इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल
फ़ारेनहाइट -32 upon 9 is equal to Kelvin minus 273 upon 5। तो इसमें अगर 27 डिग्री सेल्सियस हम सेल्सियस की जगह पे लिखें 27/5 और हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा। तो हमारा फ़ारेनहाइट का आंसर आएगा। तो फ़ारेनहाइट सॉल्व करना है तो सिर्फ ये 2 फॉर्मूला आएंगे, ठीक है। केल्विन पूछा है तो ये वाला। तो हमारा आंसर है 82.6 फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी। तो गाइज हम लोग जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट मर्क्यूरी का जो रेंज होता है टेम्परेचर का वो ज़्यादा होता है और इसलिए हम लोग उसको थर्मोमीटर में भी यूज़ करते हैं क्योंकि उसका रेंज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पता लग जाता है हमको जल्दी से कि कितना कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज है टेम्परेचर, क्योंकि वो जल्दी से रिएक्ट करता है किसी भी टेम्परेचर। थोड़ा सा चेंज होता है तो उसी पे वो उसकी यूनिट दिखाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग मर्क्यूरी यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है -39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -39। तो ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी, मतलब इतने टेम्परेचर पे मर्क्यूरी फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। और एक हम लोग यूज करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल मतलब कॉमनली यूज नहीं होता, ठीक है, कहीं कहीं पे यूज होता है। उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -115 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 115 डिग्री सेल्सियस पे वो जम जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर। पायरोमीटर एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रिलेटिव डेंसिटी, measuring low temperature, measuring high temperature और measuring speed। तो इंडस्ट्रियल यूज होता है पायरोमीटर का और वो बहुत हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जैसे कहीं पे फर्नेस है, सोचो भट्टी है, और तो वहां पे अगर अप टू 800 डिग्री सेल्सियस है ना, 800 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे यूज होते हैं पायरोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर का ऑपोजिट होता है क्रायोमीटर। तो क्रायोमीटर किस लिए यूज होता है? क्रायोमीटर ऑपोजिट लो टेम्परेचर के लिए यूज होता है। ओके, और रिलेटिव डेंसिटी का जो डिवाइस होता है वो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी मटेरियल की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। ओके, और मेजरिंग अगर स्पीड व्हीकल की स्पीड देख रहे हैं तो ओडोमीटर होता है उसके लिए, ठीक है। और अगर सर्कुलर मोशन में किसी की स्पीड हम पता करनी है हमको, तो उसके लिए टैकोमीटर होता है, ठीक है। उसमें लेजर लगा होता है, तो वो उसके लिए यूज करते हैं टैकोमीटर। TACO। और एक होता है गाइस स्फिग्मेनोमीटर।
स्फिग्मेनोमीटर, SPHY। तो ये यूज होता है ब्लड प्रेशर नापने के लिए, ठीक है, BP, ब्लड प्रेशर। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, एफकैट में भी आया था ये 2 बार। तो ये जो मीटर्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इनमें से एक पूछते हैं SI यूनिट और मीटर्स, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं अभी। नेक्स्ट इज व्हाई आइस इज पैक्ड विद सॉडस्ट। जो आइस होती है उसको सॉडस्ट से हम कवर क्यों करके रखते हैं? अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं लेके जाना है हमको आइस को, तो हम इन चीजों से क्यों कवर करते हैं? क्योंकि ये जो चीज होती है इंसुलेटर होती है, ठीक है। सॉडस्ट क्या होता है, जैसे वो छाल होती है जैसे लकड़ियों की, या फिर आपने देखा होगा बहुत सारी जो बोरी होती हैं, सैग होते हैं जो, तो सैक में कैसा रहता है, वो ऊपर आइस के ऊपर रख देते हैं सैक को, ठीक है। जैसे आइस क्यूब है, तो वो लोग सैक लेंगे, कोई कट्टा लेंगे ऐसे, उसको ऐसे कवर कर देंगे पूरा इस, ठीक है। क्योंकि वो इंसुलेटर होता है तो इसका जो मेल्टिंग होता है ना उसको कम, मतलब वो मेल्ट ना हो, इसीलिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, टू इंक्रीज इट्स प्योरिटी, टू इंक्रीज इट्स कूलिंग टेम्परेचर, टू इंक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, टू मेक इट easy to cut। तो करेक्ट आंसर इज टू इंक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब लेट मेल्ट होगा इसीलिए। और हम लोग जल्दी मेल्ट करने के लिए क्या करते हैं, अगर कोई आइस है उसको जल्दी से मेल्ट करना है, कोई आइस है उसको जल्दी से मेल्ट करना है तो क्या करते हैं? हमने देखा, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है कि स्नोफॉल होता है, तो जैसे रोड रहते हैं वहां पे पूरी स्नो हो जाती है, ठीक है, पूरी स्नो हो जाती है, तो उसके ऊपर जब कोई भी व्हीकल जाएगी तो फिसल जाएगी। तो नॉर्मली क्या करते हैं, एक ट्रक लेके जाते हैं सॉल्ट भर के, ठीक है, वो सॉल्ट को गिरा देते हैं पूरा ऐसे रोड पे, ताकि जो आइस है वो पूरी मेल्ट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं ताकि जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, वो कम हो जाए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंसुलेटर्स हैं जो यूज होते हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड। कोई भी सॉलिड है, ओके, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज सॉलिड टू गैस, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड नहीं है, सॉलिड टू गैस, गैस। सो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड। तो कोई भी सॉलिड है उसको अगर गैस में करना है कन्वर्ट, तो क्या करेंगे, मतलब उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग बोलेंगे, होर फ्रॉस्ट बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे, या सब्लिमेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? करेक्ट आंसर इज सब्लिमेशन, ठीक है। जैसे हमारा कैंपर होता है जो हम पूजा के टाइम पे यूज करते हैं, उसको जब हम जला देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। जो कपूर जिसको बोलते हैं हम लोग, वो। और मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। कंडेंसेशन क्या होता है, लिक्विड टू गैस। जैसे हमारी गाड़ियों में होता है, जो कूलेंट होता है हमारा, रेडिएटर के थ्रू वो लिक्विड से गैस बन जाती है, फिर गैस से लिक्विड हो जाता है, ठीक है, रेडिएटर में गैस से लिक्विड हो जाता है।
हॉरफ्रोस्ट क्या होता है? व्हाट इज हॉरफ्रोस्ट? ये क्या होता है? दिस इज ऑपोजिट ऑफ सब्लिमेशन। गैस से सीधा सॉलिड बन जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉरफ्रोस्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज रेंज ऑफ ऑडिबल और साउंड वेव्स। जो हमारे साउंड वेव होते हैं जो हम सुन सकते हैं, ठीक है, एक ह्यूमन ईयर को सुनाई दे, उसकी रेंज क्या होती है? इज इट लेस देन 20 हर्ट्स? हर्ट्स हमारा फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। मोर देन 20 किलो हर्ट्स, बिटवीन 20 किलो हर्ट्स टू 20,000 किलो हर्ट्स, और बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20 किलो थाउजेंड हर्ट्स। 20 किलो हर्ट्स, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा, जो हमारी सबसोनिक वेव्स होती हैं, सबसोनिक, या फिर हम लोग इंफ्रासोनिक भी बोलते हैं उसको, ठीक है, इंफ्रासोनिक, तो उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे। फिर आती है हमारी साउंड वेव्स। तो ये होती है हमारी 20 हर्ट्ज, याद रखना ये चीज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ओके, तो एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करते हैं इन सब चीजों से, इसकी यूनिट से या फिर के से, ऐसे कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, एक ही चीज याद रखो, या तो किलो याद रखो या फिर 20,000 याद रखो। फिर आती है हमारी अल्ट्रासोनिक, यूएस अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इसकी रेंज होती है हमारी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज ज्यादा। तो सुपरसोनिक, सबसोनिक और इंफ्रासोनिक 20,000 से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हमारी ऑडिबल और साउंड वेव्स। फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स इससे ज्यादा, ठीक है। तो ये जो वेव्स होती है ना, हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, ये हमारी कोई कोई क्रिएचर है जो जिनको पता चल जाता है, जैसे डॉग होते हैं, कैट होती है, बैट होता है, मॉस्किटोज भी होते हैं ना, उनको ये चीजें डिटेक्ट हो जाती है अल्ट्रासोनिक वाली, ठीक है, उसी को सिक्स सेंस बोलते हैं ये लोग, पता नहीं। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, इट इंक्रीज विद डिक्रीज इन इट्स लेंथ, डिक्रीज विद इंक्रीज इन ग्रेविटी, increase with increase in length, increase with decrease in gravity। तो हमारा जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से, जो पेंडुलम की लेंथ है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटी से। तो अगर हमारी लेंथ इंक्रीज होगी तो पेंडुलम को ज्यादा टाइम लगेगा उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे मूव करने में, ठीक है। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा एक पूरा चक्कर मारने में। और ग्रेविटी, जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना टाइम कम होगा, मतलब अगर ग्रेविटी इंक्रीज होगी तो किसी का मास भी इंक्रीज होगा ना,
वेट भी इंक्रीज होगा उसका, तो जल्दी मूव करेगी, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जल्दी मूव करेगी। सो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ओनली ए, बोथ ए एंड बी, ओनली सी, both C and D. So it increases with increase in its length and increase with decrease in gravity. तो इसमें हमारा आंसर आएगा बोथ सी एंड डी, ठीक है, ये भी है, ये दोनों हमारे आंसर है, बोथ सी एंड डी। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ वेव्स इज यूज्ड बाय सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन। तो गाइज हमारी कुछ वेव्स होती हैं, रेज होती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रल होती हैं, चार्ज नहीं होता इनका कुछ। तो ये इसमें पूछा है कि सैटेलाइट जो होती है हमारी, जो हमारे अर्थ के बाहर जो सैटेलाइट होती हैं, वो कौन सी कम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव्स यूज करती हैं जो अर्थ से यहाँ पे जाती है। तो वो माइक्रोवेव्स, गामा रेज, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स। कौन सी है वो? रेडियो, आईआर, गामा, माइक्रो। तो वो होती है हमारी रेडियो वेव्स, ठीक है। तो इनका कुछ पैटर्न होता है विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। तो वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है रेडियो वेव्स, फिर आता है हमारा माइक्रोवेव, फिर आता है हमारा इंफ्रारेड, ठीक है, जैसे रिमोट में होता है, टीवी में होता है, आपके फोन में भी आता है आजकल तो। फिर आती है हमारी विजिबल लाइट्स। विजिबल लाइट्स में हमारी आती है विबग्योर, जो भी जितने भी रेनबो में जितने कलर्स होते हैं, ठीक है, विजिबल लाइट्स बोलते हैं। फिर आती है हमारी यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेस। उसके बाद आती हैं फिर आता है हमारा एक्स रेस, लास्ट में आता है हमारा गामा। तो इसका पैटर्न होता है एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो अगर हम वेवलेंथ देखें, ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ डिनोट करता है। तो अगर हम वेवलेंथ देखें, रेडियो से स्टार्ट करें हम लोग, तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फिर कम होती रहती है, फिर कम होती रहती है, फिर कम होते होते इसका बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। तो मतलब वेवलेंथ जो है वो हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इस पैटर्न में हमारी डिक्रीज हो रही है वेवलेंथ, और जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी हमारी गामा की, और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी रेडियो वेव, बट हाईएस्ट वेवलेंथ होगी हमारी रेडियो। ओके। और प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो सारी वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। ट्रांसवर्स क्या होता है, कोई भी ऐसे जा रहा है तो जो पार्टिकल होगा वो ऐसे जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव उसमें नहीं जाएगा वो। जैसे कि वाटर रहता है, वाटर में फोर्स अगर आपने ऐसे मारा, ठीक है, ये वाटर है, वाटर में फोर्स ऐसे मारा, तो फोर्स तो आपने नीचे मारा था सेंटर पे, लेकिन पानी कैसे हो जाता है, पानी ऐसे हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये फोर्स ऐसे था बट पानी ऐसे हो गया, तो इसलिए उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है।
उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। फिर इनकी जो प्रोपोगेशन होती है वो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, ठीक है। इनकी जो प्रोपोगेशन होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। और इसमें जो ये सारी अनचार्ज होती है, मतलब इनका कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, तो ये डिफ्लेक्ट भी नहीं होती आसानी से, ठीक है। तो ये न्यूट्रल रहती हैं, बट इनमें खुद में एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है, ठीक है। और विजिबल लाइट जो थी हमने लास्ट क्लास में देख ली थी, ठीक है। तो आप वो सारी भी वो वीडियो देख लेना पिछले वाली, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट इज मैक नंबर ऑफ हाइपरसोनिक जेट विल बी। हाइपरसोनिक जेट का मैक नंबर क्या होगा? लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, बिटवीन 1 एंड 5 और ग्रेटर देन 1। तो गाइज जो हमारी वेव्स होती हैं, जैसे मैंने बताया कि इंफ्रासोनिक होती हैं, अल्ट्रासोनिक होती हैं, तो सबसोनिक होती है, अल्ट्रासोनिक होती है, और होती है हमारी हाइपरसोनिक। तो ये जो होती है ये होती है हमारी लेस देन 1, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है उसका मैक नंबर होता है 1 से 5 के बीच में। लेकिन जो जेट जिसका मैक नंबर 5 से ज्यादा है वो होगा हमारा हाइपरसोनिक, ठीक है। तो मैक नंबर की कोई वो नहीं होती यूनिट, क्योंकि वो एक रेशियो है। उसका फॉर्मूला होता है, मैक नंबर का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ साउंड तो स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड अपॉन मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन सेम मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन सेम मीडियम, तो वो हमारी होती है मैक नंबर। तो मैक नंबर से हमको पता चलता है कोई भी जेट है, कोई भी चीज है, वो कितनी स्पीड में है। तो हाइपरसोनिक जेट्स बहुत हाई मैक नंबर के होते हैं। तो इसी में गाइज एक तो डॉपलर्स इफेक्ट आता है, ठीक है। वो हमको बताता है कि हमको पार्टिकल और साउंड के बारे में बताता है। तो कैसे बताता है कि जो हमारी पार्टिकल होती है, सोचो कोई प्लेन जा रहा है, तो उसकी जो आवाज है वो उससे पहले ही रहेगी, ठीक है। उससे पहले रही वो आवाज। तो अगर यहाँ पे कोई आदमी है तो उसको पहले ही सुनाई दे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसको ये साउंड पहले ही आ जाएगा। अल्ट्रासोनिक में क्या होता है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो सोर्स है वो रेस्ट पे है, ठीक है। एक सेकंड। तो सोचो हमारा एक सोर्स है, यहाँ से वेव्स निकल रही हैं, तो वेव ऐसे रहेंगी, है ना, वेव ऐसे रहेंगी। तो हमारा जो आदमी यहाँ पे खड़ा है उसका आवाज आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब वो मूव कर रहा है, जब वो मूव कर रहा है, सोचिए यहाँ पे, तो उसकी आवाज आएगी साथ, ठीक है। और उससे पहले आएगी आवाज, उसके आने से भी पहले उसकी आवाज आएगी। फिर होता है एकदम स्पीड में अगर कोई चीज है, सोचो हाइपरसोनिक ही अज्यूम कर लेते हैं चलो हम लोग, तो उसकी जो आवाज है वो उसके जाने के बाद आएगी, ठीक है।
जब वो पास कर जाएगा ना, ये हमारा आदमी है, पता नहीं क्या बना दिया। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सोर्स है हमारा, हाइपरसोनिक सोर्स है सोचो, तो ये मूव कर रहा है ना, तो इसकी स्पीड इतनी है कि इसकी जो वेव्स हैं ये पीछे रह जाएंगी, तो वेव से भी आगे निकल जाएगा वो। तो जब आवाज आएगी, साउंड वेव्स आएगी, तो वो बाद में आएंगी, तब तक जेट निकल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली यही होता है। जो मिग 29 होते हैं हमारे, उन सब की आवाज देखो कैसे आती है ना। तो ये होता है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, और हमारा इसका आंसर है बिटवीन 1 and 5। यहाँ पे इसे इक्वल भी आ सकता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ। जो हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, जैसे हमने गैराज में देखा है, हम कार को जब हम लिफ्ट करते हैं तो वो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है। तो कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है वो? हुक्स लॉ, बर्नौलीज थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या फिर पास्कल्स लॉ? तो वो होता है हमारा पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है? कोई भी चीज है, दो ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पानी भरा हुआ है यहाँ तक, और यहाँ पे हमने कार लगा दी इसके ऊपर ऐसे, या फिर ब्रेक रख दिया, कुछ भी रख दिया यहाँ पे, और यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो पानी है, ये पानी पे प्रेशर आ जाएगा, और क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है, तो पानी धक्का देगा और इसको ऊपर कर देगा। तो यहाँ पे जितना प्रेशर लगा हमारा, सेम प्रेशर यहाँ पे लगा। तो जब प्रेशर हर पॉइंट पे सेम होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पास्कल्स लॉ। ठीक है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहता है। अभी ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पे प्रेशर हम करते रहेंगे। ऐसे अगर यहाँ पे ये बंद होता, सोचो ये बंद है, और यहाँ पे हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ये जो पाइप है ये फट जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ से जैसे हमने ओपन कर दिया, यहाँ पे कोई चीज रख दी, और हम यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये चीज इसको लिफ्ट कर देगी, है ना। तो वो चीज होती है हमारी पास्कल्स लॉ। फिर हमारा हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ वो होता है जब हमारा जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारा लीनियर होता है। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारा लीनियर होता है, मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होता रहेगा, वैसे वैसे हमारा स्ट्रेन इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, स्ट्रेस हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया, और स्ट्रेन हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या फिर वॉल्यूमेट्रिक भी होता है। ठीक है, बल्क भी होता है, बल्क। फिर बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है हमारा? कि जो भी हमारा, सोचो कोई पाइप है, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी ना, जो इसके अंदर फ्लूइड मूव कर रही होगी, वो टोटल एनर्जी इक्वल होगी, वो टोटल एनर्जी इक्वल होगी, एक सेकेंड, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें यही बताना चाहते हैं कि चाहे वो कितनी भी, मतलब अलग अलग एनर्जीज सब मिला के जो है टोटल एनर्जी बनाती हैं। ठीक है, उस फ्लूइड की जो टोटल एनर्जी है, वो सारी एनर्जी हमारी टोटल हो जाएंगी। तो वो होता है हमारा बर्नौलीज थ्योरम। फिर हमारा होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये हमने जैसे, हमको क्वेश्चन आया है एग्जाम में, जैसे कि जो नीडल होती है उसको पानी में हम, नहीं, जो नेल होती है उसको पानी में डाल देते हैं तो डूब क्यों जाती है, और इतना बड़ा जो जहाज रहता है, शिप रहती है, वो क्यों नहीं डूबता? क्योंकि वो भी तो लोहे का बना है। तो गाइज उसमें क्या रहता है, उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम आता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कोई भी, ये शिप है, ठीक है, शिप बना रहा हूँ, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, लिक्विड जो हमारा वाटर है, पानी है जो समुंदर, उसकी डेंसिटी से कम है, तो वो चीज तैरेगी। ठीक है, और दूसरी चीज ये है
कि अगर हमारा जो शिप है वो जैसे ही पानी में जाएगा तो वो जितना डिस्प्लेस करेगा वाटर, यहाँ से वाटर जितना हट जाएगा, उस वो जितना अमाउंट होगा वाटर का, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द शिप, ठीक है, या फिर जो भी मटेरियल। तो वो जो हमारा नेल रहता है, वो जो हमारा नेल रहता है, नेल हमने सोचो पानी में फेंक दिया, तो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टी है, वो उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता उतने पानी को, अपने वेट के बराबर जो पानी उसको डिस्प्लेस करना चाहिए उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता, ठीक है, इसलिए वो डूब जाता है नीचे। तो ये प्रॉपर्टी, और लोग बोलते हैं कि इसके अंदर हवा होती है, हवा होती है। हवा एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन मेन फैक्टर यही होता है, ठीक है, यहाँ वाला जितना पानी उसने हटा दिया है, दैट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इनसाइड द वाटर, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है, ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये यूज करते हैं नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप बनाते हैं, जो हमारे शिपयार्ड हैं इतने सारे, यही प्रिंसिपल होता है। और फिर आप ये भी बोलो कि जो नीडल रहती है वो तो फिर बिल्कुल भी वेट उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाती होगी, तो फिर कैसे तैरती है? नीडल तैरती इसलिए है क्योंकि देखो नीडल क्या है, ये अगर हमारा पानी है ना तो यहाँ पे सरफेस टेंशन होता है, तो अगर कोई इतनी हल्की चीज है, ठीक है, पहली बात तो वो हल्की है देखो, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर अपने आप ज्यादा होगी, तो जो सरफेस टेंशन है वो नीडल, ये नीडल नहीं है, नील बना दी ये तो मैंने, हाँ ठीक है, ये नीडल है। तो जो सरफेस टेंशन है हमारा पानी का, वो उसको ऊपर धकेलेगा, एक्सर्ट करेगा फोर्स, ठीक है, और ऊपर से इसकी जो डेंसिटी है हमारे नीडल की वो इससे कम है वाटर से, वाटर की डेंसिटी से, तो इसलिए ये भी तैरेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे, तो इसका आंसर था हमारा पास्कल्स लॉ, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। नेक्स्ट इज एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज इक्वल टू, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? अर्थ है, टेस्ला का रॉकेट है, ऊपर जाना है इसको, आसमान में जाना है, चांद पे जाना है, सूरज पे जाना है, लेकिन बाहर कैसे निकलेगा? अर्थ का एटमॉस्फेयर है, प्रेशर है यहाँ पे इतना सारा, वहां से बाहर कैसे निकलेगा? कुछ तो एनर्जी चाहिए उसको। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ से आग फेंकेगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इसकी एस्केप वेलोसिटी उसको बोलते हैं जो अर्थ एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहिए, ठीक है। अगर आपको भी सीधा जाना है तो आपको मिनिमम कितनी एस्केप वेलोसिटी चाहिए? तो वो होती है हमारी 11.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी स्पीड में कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर निकल सकता है। सो दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर अर्थ, ठीक है, फॉर अर्थ। ध्यान से क्वेश्चन देखना कि अर्थ के लिए पूछा है, मून के लिए पूछा है, किस चीज के लिए, क्योंकि मून की अलग होगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी। देखो एक तो इतना प्रेशर है अर्थ के चारों तरफ, फिर जो ग्रेविटी है उसकी वजह से भी वो इसको पुश करेगा नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ धक्का देगी, मतलब खींचेगी तो पुल करेगी वो। तो वैसे ही मून का भी होता है। तो मून में क्या होगा, मून में ग्रेविटी कम है, तो बाहर निकलने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए होगी उसको, बट कितनी भी तो चाहिए होगी ना, मिनिमम। तो वो होती है हमारी 2.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो सोचो कोई स्पीड, इतनी स्पीड है, इतने मीटर में, 1 सेकंड में इतने मीटर जा रही है, ठीक है। तो ये होगा अर्थ के लिए, एंड दिस इज फॉर मून, ऑलराइट।
और एक होती है हमारी ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड होती है, ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है कि जो हमारी सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, उनकी एक स्पीड होती है अर्थ के ऑर्बिट पे रिवॉल्व करने की। तो उनकी स्पीड होती है, गाइज यहाँ पे ये मीटर नहीं आएगा, ठीक है, ये किलोमीटर है। मीटर बहुत कम होता है, किलोमीटर है। तो वही मैं बोल रहा था, देखो इतनी स्पीड है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा वो। और ये भी किलोमीटर है, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जो ये ऑर्बिट में मूव करेगा अर्थ के, ऐसे मूव करता रहेगा, तो उसकी जो वो होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। 7.9। फिर जियो सैटेलाइट्स भी होती है हमारी, तो वो यही होती हैं जो ऐसे मूव करती हैं, बट सेम स्पीड में मूव करती है, ठीक है। अगर आप, रुको मैं, तो जियो सैटेलाइट्स क्या होती हैं, अगर ये अर्थ है और आप यहाँ पे खड़े हो, एक सैटेलाइट भेजी आपने और वो यहाँ पे चली गई, ठीक है। आप चाहते हो ये यहीं पे रहे, चाहे अर्थ कहीं पे भी मूव करे, चाहे अर्थ यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन ये सैटेलाइट हमेशा आपके सर के ऊपर ही है, तो वो होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। मतलब कि वो मूव कर रही है बट वो स्टेशनरी स्टिल है वो, तो वो होती हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड पर्सन्स अपरेंट स्पीड विल बी, वेट विल बी। तो अगर लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो जो आदमी उसके अंदर है, उसका जो वेट है, जो चेंज हो जाएगा, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वेटलेस बन जाएगा एकदम, या फिर कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब भी कोई लिफ्ट होती है, लिफ्ट में आप खड़े हो, ठीक है, लिफ्ट में आप खड़े हो, तो अगर ये ऊपर जा रही है, अगर ये ऊपर जा रही है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो वेट था वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको नीचे से फोर्स लग रहा है ऐसे। तो लिफ्ट का जो फोर्स लगेगा प्लस आपका जो खुद का वेट है, वो एक टाइम के लिए उसका वेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एक टाइम के लिए। जैसे ही आपका वेट और आपका स्पीड, जो कि आपको पता नहीं चलता कि आप स्पीड में हो, जैसे कि हम बस में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, तो हमको स्टार्टिंग में झटका लगता है, बट उसके बाद सेम हो जाता है, क्योंकि हम सेम वेलोसिटी में ट्रैवल करते हैं। तो वैसे ही लिफ्ट में भी होता है, तो आपकी जो वेट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट जा रही है नीचे की तरफ, तो आपका जो वेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और सोचो जो केबल है, यहाँ पे केबल लगा हुआ था लिफ्ट का और वो टूट गया, और अब आप सीधा डाउनफॉल फ्री फॉल पे हो, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी ना बीच में उड़ रही होगी लिफ्ट में, और आपका सर सीधा यहाँ पे जाके लग सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर केबल वायर जो है वो कट हो जाए, तो तब होता है वेटलेस, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका वेट, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर था, इसमें हमारा आंसर था इंक्रीज, ओके। नेक्स्ट इज, if a fridge door is kept open, temperature of the room will.
इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज। तो जो लिफ्ट है, नहीं सॉरी, जो फ्रिज है, फ्रिज क्या करता है, बाहर की जो हवा रहती है वो अंदर लेता है, ठीक है, उसका साइकिल कंप्लीट करता है और ठंडा करता है सामान को। अब सोचो, ये लिफ्ट आप, ये फ्रिज आपने खोल दिया, ये फ्रिज आपने खोल दिया, ठीक है, ओपन कर दिया, यहाँ पे ऐसे सामान पड़ा है, तो क्या होगा, जितनी भी हीट आ रही वो हीट यहाँ चली जाएगी, है ना। तो पहले क्या हो रहा था, पहले बाहर से जो हीट आ रही थी वो अंदर रुक रही थी, ठीक है, तो अंदर रुक रही थी, पूरा कोल्ड हो रहा था, पूरा कूल था एरिया। बट अभी इसमें क्या हो रहा है, जो बाहर की हीट थी वो आ तो रही है अंदर, वार्म, बट अंदर रुक नहीं रही, तो पूरा जो टेम्परेचर है रूम का वो तो गर्म हो जाएगा ना, तो इसीलिए इट विल इंक्रीज, ठीक है, जो टेम्परेचर है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रिज के पास ही होगा, पूरा जो रूम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ट्राई करके देखना घर पे, अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट इज minimum height of a plane mirror is to see full size image of a person is equal to। तो इसमें पूछा है कि मिनिमम हाइट किसी भी मिरर, प्लेन मिरर की, टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन कितनी होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो अगर ये आदमी है, ठीक है, तो इसका जो शीशा है दैट शुड बी हाफ ऑफ इट्स हाइट, ठीक है, इसकी हाइट से हाफ होना चाहिए, तो वो अपना पूरा इमेज देख सकता है इसमें, ठीक है, पूरी इमेज देख सकता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हाफ द हाइट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, नॉट इक्वल टू, नॉट 3/4, नॉट डबल, इट्स हाफ। सो गाइस, ये हमारा अभी फिजिक्स हो गया कंप्लीट, ठीक है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 वीडियो देखो, बात खत्म, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा जो बेस है किसी भी चीज का, कोई भी क्वेश्चन का जो बेस है वो इन सब क्वेश्चंस में है। एक क्वेश्चन आ गया, आपका टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, जैसे मीटर्स होते हैं, मीटर्स की एक्स्ट्रा कौन कौन से मेजर, कौन सा मीटर कौन सा मेजर करता है, थर्मामीटर, स्फिक, मैनोमीटर, ठीक है, ये सब, और एसआई यूनिट्स पढ़नी है आपको, बाकी सब चीज़ों की, ठीक है। तो आगे और भी वीडियो आएंगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, कीप योर मोटिवेशन हाई, और पढ़ो, अपना रूटीन बनाओ, और नोट्स लिखो सबसे पहली बात तो, और रिवाइज करो, रिवाइज नहीं करोगे सब भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा जब तक रिवाइज नहीं करोगे। डेली एक बार पेज उठा के देखो जितने नोट्स लिखे हैं आपने, ठीक है, नोट्स लिखे हैं वो देखो, ठीक है। टिल देन, मीट यू गाइस, और डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, ठीक है। तो गाइस मेहनत लगती है इस पे थोड़ी है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, ओके। चलो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ओके बाय।